नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश शुक्ला और आप देख रहे हैं शिक्षा सूत्र। आज हम जो 1 मई का 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आने वाली यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी या जो दूसरे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सबसे पहली खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि कोर सेक्टर आउटपुट स्लम्स एट 6.5%। ये जो खबर है 6.5%, ये आपको पहले पेज में ही मिल जाएगी द हिंदू। आप जब भी एनालिसिस देखा करिए, आप द हिंदू न्यूज़पेपर लेकर के बैठा करिए तो देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए एक्चुअली है ये कि एक जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, वो जारी करता है और ये बताता है कि जो अलग अलग इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं उनका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है इकोनॉमिक के अंदर एक स्टिपुलेटेड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ये बताता है। अब जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है देश में, उसके अलावा तो क्या ही चल रहा है, तो उसने हर तरीके से जो इकोनॉमी है उसकी रफ्तार को सुस्त कर दिया है। और ये जो ग्रोथ रेट है जिसमें कमी आई है, ये सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में है। अब ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आईआईपी क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको जारी करती है और इसको डिवाइड किया जाता है 3 भागों में। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें आता है माइनिंग। ठीक, दूसरा जो पार्ट है इसमें वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा जो पार्ट है वो इसमें लेके जाता है हमें कहां? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। ठीक है, अब ये जो 3 सेक्टर हैं इनको कोर सेक्टर माना गया है। अब इन कोर सेक्टर्स के अंदर भी इनको 8 पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब ये जो कोर सेक्टर है, ये जो कोर सेक्टर है, ये कंस्टिट्यूट करता है 40.27%। ठीक है, 40.27% कंस्टिट्यूट करता है। किसमें, किस चीज का 40.27% ये कंस्टिट्यूट करता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। इसमें जो योगदान देता है कोर सेक्टर, जिसका 40.27% योगदान देता है, जिसमें से पहला आता है माइनिंग सेक्टर से, दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से, तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। और इन तीनों सेक्टर को मिला के भी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये 8 पार्ट कौन कौन से हैं, ये डिवीजन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है सीमेंट, दूसरा इसमें आता है हमारा कोल। ठीक है, तीसरा इसमें जो आता है हमारा क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है। चौथा हमारा इसमें आता है नेचुरल गैस। ठीक है, पेट्रोलियम मतलब साथ ही में आते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल भी पेट्रोलियम में आएगा, नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम में आएगा। ठीक है, फिर हमारा आएगा रिफाइनरी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे। फर्टिलाइजर्स आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा स्टील। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 3 इंडस्ट्री, फिर से मैं बता रहा हूं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों के अंदर ये 8 आएंगे: सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी। अब उस कोर सेक्टर में वो जो आईआईपी के अंदर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है 40.27%, वो जो है वो हिस्से में सीमेंट इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है? 5.27%। 5.27% इनका कंट्रीब्यूशन होता है। कोल इंडस्ट्री 10.33 कंट्रीब्यूट करती है।
10.33%। ठीक है, तीसरा हमारा आ रहा है क्रूड ऑयल कितना करता है, ये हमारा 8.98 करता है। ठीक है, 8.98% इनका योगदान होता है। नेचुरल गैस हमारा 6.88 करता है। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हमारा लगभग लगभग 28.04% करता है। फिर हमारा करता है नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, वो 2.63 करता है। और स्टील हमारा करता है 17.92। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग लगभग आता है 19.85 का, 19.85% का कंट्रीब्यूशन आता है। सीमेंट 5.27%, कोल 10.33%, क्रूड ऑयल 8.98%, नेचुरल गैस 6.88%, रिफाइनरी 28.04%, फर्टिलाइजर 2.63%, स्टील 17.92%, इलेक्ट्रिसिटी हमारा लगभग लगभग 19.85% करता है। तो अब हुआ क्या है कहानी, इनका प्रोडक्शन जो है वो गिर गया है, क्योंकि जब हम देखेंगे तो रिफाइनरी हमारा सबसे ज्यादा कर रहा है। अच्छा, पहले इसमें से जो मेन याद रखने वाली चीज है, हमको देखना है सबसे ज्यादा टॉप प्रोडक्शन कौन कर रहा है। तो हमको पता है सबसे ज्यादा हमारा रिफाइनरी कर रहा है। ठीक है, रिफाइनरी, ये दूसरे नंबर पर हमारा आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा आ रहा है स्टील। लगभग लगभग कितना कंट्रीब्यूशन है इनका, ये हमको याद रख लेना है। ठीक है, 28% इसका है, लगभग लगभग हमारा जो 18% है इसका है, और 17% इसका है। अब जो स्टील का प्रोडक्शन है, स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो लगभग लगभग 13% गिर चुका है। यही यहां पर देखने वाली बात है कि इन सबके प्रोडक्शन गिर गए हैं, उनको उनके बारे में हमको पढ़ाई करनी है। तो स्टील का प्रोडक्शन हमारा लगभग लगभग 13% गिरा है। स्टील इंडस्ट्री 13% गिरा है, 13% फॉल आया है इसमें। दूसरे नंबर पर हमारा आ रहा है 12% फॉल आया है फर्टिलाइजर्स में। फर्टिलाइजर्स में हमारा 12% तक फॉल आया है। ठीक है, तीसरा जो हमारा फॉल आया है वो लगभग 5.5% आया है क्रूड ऑयल में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल हमने जो परचेस करना, एकदम लॉकडाउन है तो हमको ज़रूरत ही नहीं लग रही है, हमारा जो कंजम्पशन है बहुत कम हो गया, तो इसलिए हमने क्रूड ऑयल खरीदना ही कम कर दिया। इसलिए जो क्रूड ऑयल वॉर चल रहा है रशिया के बीच में और जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उसका भी हमको बिल्कुल भी फायदा मिल नहीं पा रहा है। तो क्रूड ऑयल लगभग लगभग 5.5% कम आ गया है, 5.5% तक की इसके प्रोडक्शन में गिरावट आई है। तीसरी चीज हमारी आ जाती है 7% इलेक्ट्रिसिटी में फॉल हुआ है। ठीक है, तो ये मेन जो खबर थी हमारे लिए, इतनी ही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है। 7% तक इसमें फॉल आ गया है। ये फॉल क्यों आया है, हमको आपको सभी को पता है कि कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रही है उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है, हालांकि सरकार ने कुछ कंपनीज को छूट दी है प्रोडक्शन की, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अप टू द मार्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, जो कि आने वाले समय में और भी शार्प हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें हैं कि कौन जारी करता है भैया, आईआईपी, तो सीएसओ जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ठीक है, हर मंथली बेसिस पर करता है। कितनी इंडस्ट्रीज हैं तो वो भी हमको पता है। इसको कोर सेक्टर में 3 इंडस्ट्रीज आती हैं, उन 3 को फिर हम डिवाइड कर लेते हैं 8 मेजर इंडस्ट्रीज में, तो वहां से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि रिकवरी रेट राइजेस टू 25% सेज गवर्नमेंट। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले ही पेज पर ये भी हमको आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहानी क्या है जरा देख लेते हैं। चलिए, यहां पर हमको बताया गया है कि लगभग लगभग 1823 नए कोविड-19 केसेस लास्ट 24 घंटे में हमको देखने में आए हुए हैं, और जिनकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 33,610 पर पहुंच गया है। ठीक है, इसमें थर्सडे में लगभग लगभग 8,373 रिकवरीज हुई हैं, 71 डेथ भी देखने को मिली हुई हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ठीक है,
लगभग 9,915 केसेस हैं। इसके बाद गुजरात में है 4,082 केसेस, दिल्ली में लगभग 3,439 केसेस हैं, मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर राजस्थान है और फिर उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु में लगभग 2,162 केसेस हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये जो नंबर है ये 1,403 तक पहुंच गया है और तेलंगाना में 1,012 तक पहुंच गया है। अब यहां पर देखने वाली जो अच्छी बात यह है कि केसेस तो बढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो अचानक से वहां पर हमको राइज देखने को मिल रहा है। लगभग जो पहले रिकवरी रेट 13% चल रहा था, मतलब कि बीमारी से ठीक होने वाले 13% लोग थे, वो 25% हो गए। यानी 25% लोग इस बीमारी से रिकवर कर, मतलब रिकवरी रेट जो है, रिकवर होने का जो परसेंटेज में कैलकुलेशन हम करेंगे तो लगभग जितने लोगों को बीमारी हो रही है उससे 25% लोग रिकवर कर जा रहे हैं, जबकि पहले 13% लोग ही रिकवर कर पा रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज हमको देखने को इसमें मिल रही है। आगे जब हम इस खबर को पढ़ेंगे तो यहां बोला है कोमॉर्बिडिटीज इन 78%। ये है थोड़ा सा कहानी क्या है कि भैया कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप में हमको अलग अलग जो डेथ रेट है, फैटलिटी रेट है, वो चल रहा है। 65% जो डेथ हो रही हैं वो मेल हैं और 35% जो लोगों की डेथ हो रही है वो फीमेल है। टोटल फैटिलिटी रेट जो है वो 3.2% है। मतलब कि जितने लोगों में एक मिनट, फैटिलिटी रेट देखिए क्या है। फैटिलिटी रेट क्या है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस हैं, फैटिलिटी रेट क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस में कितने लोगों की डेथ हो रही है। यानी कि अगर 100 लोग कंफर्म हो रहे हैं तो उनमें से लगभग 3.2% लोगों की डेथ हो रही है। यानी 100 लोगों में से 3.2 लोगों की ही डेथ हो रही है, जिसमें से मरने वाले में 65% मेल्स हैं और 35% फीमेल्स हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, जो 45 साल से कम के लोग हैं। अच्छा, एक चीज देखने को इधर मिल रही थी कि 45 साल से जो कम लोग हैं उनकी डेथ, जो यंग एज में हैं उनकी डेथ नहीं होगी, वो लोग भी मर रहे हैं। पर उसके पीछे रीजन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो डेथ रेट है वो लगभग 14% से भी कम है उन लोगों में जिनकी एज 45 साल से कम है। 45 से 60 साल की जो एज ग्रुप है वहां पर सबसे ज्यादा हाई फैटलिटी रेट है, जिसमें लगभग 34.8% लोग मर रहे हैं 45 से 60 साल के एज ग्रुप में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक देखने लायक बात यह है कि वो लोग जिनकी डेथ हुई है, यानी अगर हम मान लें कि 100 लोगों की अगर डेथ हुई है तो इन 100 लोगों में 78 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी पाई गई है। 78% कोमॉर्बिडिटी, जो यहां पर टर्म लिखा है कोमॉर्बिडिटी। ठीक है, मतलब कि देखने वाली बात यह है कि वो लोग जिनके अंदर पहले से कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई और लक्षण है, किसी और चीज के भी बीमारी का रिस्क है, लक्षण है, उनकी डेथ हो रही है। यानी कि 78% लोग मरने वाले, बीमार होने वाले नहीं, मरने वाले 78% लोगों के अंदर कोमॉर्बिडिटी है। यानी 100 लोग अगर मर रहे हैं तो 78% के अंदर दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीजें पाई जा रही हैं। चलिए, 60 साल से ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो उस एज ग्रुप में जो फैटलिटी रेट है वो 51.2% है, जिसमें 42% वो लोग हैं जो 60 से 75 एज ग्रुप वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद 75 साल के बाद डेथ रेट अचानक से आपको कम होता दिखेगा। ठीक है, डेथ रेट जो 75 साल के बाद वाले लोग हैं उनमें कम होता दिखेगा। अब यहां पर हम एक बात कर रहे थे कि हम देख रहे हैं कि जो अच्छी एज ग्रुप में हैं, मतलब यंग एज ग्रुप में हैं, उनको कोई बीमारी भी नहीं है, यानी कि कोई कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है उनके अंदर, उनकी डेथ क्यों हो रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब कोविड-19 क्या है, पहले हमको ये समझना होगा। कोविड-19 एक वायरस है, हम सबको पता है। वायरस हमारी बॉडी में 5 mm से भी कम का वायरस है और इसका नाम कोरोना वायरस किस लिए पड़ा, 2 रीजन है। एक तो जो देखने में सन की कोरोना जैसे, जो सन का आउटर पार्ट है जिसको कोरोना बोलते हैं, उसके जैसे दिखता है इसलिए, और दूसरा क्राउन शेप में, इसलिए इसको कहीं कहीं कोरोना वायरस भी,
कोरोना वायरस भी बोला गया, तो उसी के नाम पर इसका नाम कोरोना वायरस पड़ गया। अब जब ये हमारी बॉडी में हिट करता है, ये क्या, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में हिट करता है तो बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत तेजी से एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि वो उस वायरस को बाहर निकालने के, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे नाक के अंदर से कोई धूल का कण अंदर जाता है, कोई भी ऐसी चीज अंदर जाती है तो हमको छींक आती है, और बॉडी की टेंडेंसी होती है कि छींक कर उसको बाहर निकाल दिया जाए, स्नीज करते हैं हम। या फिर हमें जब कोई अननोन एजेंट बॉडी के अंदर चला जाता है, कोई एलियन एजेंट चला जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। कोई भी इस तरीके का बैक्टीरिया चाहता है तो बुखार आता है। बुखार इसलिए आता है जिससे कि वो बैक्टीरिया, जैसे डेंगू में हो जाता है ना, चिकनगुनिया में, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होकर के उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। सेम चीज कोरोना वायरस के अंदर भी होती है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ समस्या ये है कि हमारी बॉडी को ये पता ही नहीं है, अभी नया वायरस है, पहले हमको कभी ये बीमारी हुई नहीं है। बाकी जो बीमारियां, डेंगू वगैरह है ना, कई सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, तो इन सब के हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन लगे हुए हैं। वैक्सीन कैसे काम करती है? डेड वायरस को इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब डेड वायरस को, डेड क्या होता है, मतलब बहुत वीक वायरस होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, तो जब वो इंजेक्ट होता है तो हमको बुखार वगैरह आता है। और हमारी छोटे बच्चों को वैक्सीन जब लगती है या अलग अलग एज ग्रुप में लगती है तो उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। चूंकि वायरस बहुत वीक होता है वो, इसलिए वो बस एक्टिवेट होकर के उस वायरस को पहचान जाता है कि इसके खिलाफ अगली बार से किस तरीके से अटैक करना है। और फिर जब बड़ी होने पर, किसी और उम्र में वो बीमारी दोबारा से हमारी बॉडी में होती है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है। पर कोरोना वायरस के केस में ऐसा नहीं है। ये वायरस हमको कभी हुआ तो है नहीं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले, पहली बार हुआ है, तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्स किस तरीके से करना है, इसलिए बार बार बुखार आता जाता रहता है। कई बार इम्यूनिटी सिस्टम उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, लोग ठीक हो जाते हैं, और कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? और यंग एज में भी, अच्छा, जो बीमार हैं या जो बूढ़े हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, इसलिए वो इस वायरस के खिलाफ जीत नहीं पा पाते हैं। लेकिन जो यंग हैं वो क्यों मर जा रहे हैं, उनके बीच में फैटलिटी रेट क्यों है? तो उसका रीजन है ये साइटोकिन स्टॉर्म। व्हाट इज दिस साइटोकिन स्टॉर्म? इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। साइटोकिन हम एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल से रिलीज होता है, बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है, यानी वायरस को मारने के लिए ही एक्टिवेट होता है। लेकिन समस्या ये है, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वायरस पूरी तरीके से हमारी बॉडी में अननोन है, हमारी बॉडी, तो किस तरीके, फर्ज कीजिए कि चाइना हमारे ऊपर या अमेरिका हमारे ऊपर 7th फ्लीट भेज दे। अब हमको पता ही नहीं है 7th फ्लीट में कितने लड़ाकू विमान हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, तो हम उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे? तो साइटोकिन सिस्टम एक्टिवेट तो हो जाता है, लेकिन उसको यही नहीं पता है कि कोरोना वायरस किस तरीके से काम कर रहा है, तो उसको काउंटर किस तरीके से करना है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत एक्सेस रिलीज होता है साइटोकिन स्टॉर्म का, ठीक है। इसीलिए हमने इसको साइटोकिन स्टॉर्म बोला है। स्टॉर्म मतलब बॉडी के अंदर साइटोकिन जो एलिमेंट है, जो हार्मोन है, उसकी आंधी सी आती है, और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को ही हार्म करने लगता है, ठीक है। हमारी बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज हैं या फिर बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, उनको ही हार्म करने लगता है, और लंग्स में इसका सीधा इफेक्ट होता है, और इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी जान चली जाती है। इस वजह से जो लोअर एज ग्रुप में लोगों की भी डेथ हो रही है। तो ये रीजन मैंने आपको बता दिया कि कम एज में डेथ होने के कारण क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है लव अग्रवाल, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने ये बोला है कि जो डबलिंग रेट है कंट्री के अंदर, वो 11 डेज हो गया है अभी, और लॉकडाउन के पहले वो 3.54 डेज चल रहा था। यानी लॉकडाउन के पहले मान लीजिए कि अभी 100 केसेस हैं, ठीक है, तो इस 100 केसेस को 200 केस बनने में लॉकडाउन के पहले, बिफोर लॉकडाउन, इसमें कितना टाइम लग रहा था? इसमें लग रहे थे 3.4 डेज लग रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आफ्टर लॉकडाउन का इफेक्ट क्या पड़ा है कि इसको डबल होने में 11 दिन लग रहे हैं, 11 डेज लग रहा है। तो ये एक अच्छी बात हमको देखने के लिए मिल रही है। चलिए
ठीक है। कई सारे स्टेट और यूटीज हैं जिनके बीच में डबलिंग रेट लगभग 11 से 20 दिन के बीच ही चल रहा है, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, है ना। तो इनके बीच में 11 से 20 दिन चल रहा है। कुछ स्टेट में 20 से 40 डेज भी चल रहा है, जैसे कि कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला। यहां पर पे कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला। रीजन क्या है? 3-4 रीजन इसके वजह से हो सकता है कि सबसे पहली चीज की लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेजर का पालन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, लिटरेसी वहाँ पर अधिक है, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसलिए भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें जो रीज़न हैं कम समय में डबल होने के लिए। तो फिर ऐसे स्टेट्स आते हैं जहाँ पर डबलिंग रेट जो है वो 40 डेज से भी कम है। इनमें हमारा आ जाएगा आसाम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, है ना। यहां पर 40 डेज से, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर में है, यहां पर कोई विकास तो इतनी लेट से पहुंचता है। जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है पर्टिकुलर इन्हीं जगहों के लिए, वो यहां पर इतनी देर से पहुंचती, तो कोरोना वायरस कौन सा डबलिंग रेट को बहुत बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? इंटीरियर में होने की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, बाहर से लोग बहुत पहुंचे नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ रीजन है। ठीक है, हाँ, अब यहां पर एक और चीज आती है। यहां पर हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी शुड प्रेस्क्राइब एडिशनल कोविड-19 टेस्टिंग फॉर नॉन कोविड-19 पेशेंट कॉज अनवांटेड डिले इन ट्रीटमेंट फॉर क्रिटिकल पेशेंट एंड दैट टेस्टिंग शुड बी एज पर द प्रोटोकॉल इश्यूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। मतलब कि ये कह रहे हैं कि कोई भी हेल्थ फैसिलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनको जबरदस्ती कोई लक्षण आने पर कोविड-19 टेस्ट दे देना चाहिए। कि ये नहीं कि कोई भी समस्या हुई आपने बहुत जल्दी जल्दी कोविड-19 के टेस्ट नहीं कराने, क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। अब हमको जरा सा खांसी बुखार आएगा लोग परेशान हो जाते हैं, जरा सा बुखार, एलर्जिक कफ भी होता है, आदमी को लगता है अरे कोविड-19 तो नहीं है। तो अगर ऐसे पहुंच के हर व्यक्ति टेस्ट कराने लगे तो वो लोग जिनको सच में नीड है उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे लोगों के बीच में इंगेज हो जाएगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल जारी किए, उन्हीं के आधार पर टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी। स्टेट्स को ये एडवाइस किया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से होना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो फंक्शनल रहें। रीजन क्या है भैया कि देखिए हम आपको पता है हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, वो इतना बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त नहीं है। तो इसलिए जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी देनी पड़ेंगी। क्रिटिकल सर्विसेज जैसे कि हमारा डायलिसिस हो गया, ठीक है, या फिर कीमोथेरेपी हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। ठीक है, जो रेगुलर पेशेंट्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत पड़ती है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी आपको, और नहीं देते हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि देखिए पब्लिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इंगेज है, ठीक है, वहाँ पर मान लीजिए रिसोर्सेज का अभाव है, तो अब प्राइवेट में क्या हो रहा है कि कोविड-19 के डर से कई ऐसे केसेस सुनने को मिले हैं, लोगों का इलाज नहीं किया जा रहा है। लोग जो रेगुलर पेशेंट थे, डायलिसिस वगैरह करवाते थे, उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो ये थोड़ी सी गलत बात है। इसलिए सरकार के पूरे निर्देश हैं कि जो ऐसा करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद के स्टेप्स क्या होने चाहिए? इसके लिए जो मिस्टर अग्रवाल हैं, लव अग्रवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो एक लोगों की हैबिट में आ जाए। जैसे कि हम देखते हैं जापान में जब स्वाइन फ्लू फैला था तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोविड-19 अभी जब फैला है तो ये बहुत कम है, इसके इन्फेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि 2009 में जब वहां स्वाइन फ्लू फैला था तो उसके बाद से उन लोगों ने अपनी इतनी हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर ली, जैसे कि बार बार हाथ धोना, मास्क लगाकर घूमना, ये उनकी आदत में आ गया। तो आदत में आने की वजह से जब ये वायरस का आउटब्रेक हुआ तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जापान के ऊपर मिनिमम हुए। तो यही चीज इन्होंने बोली है, मिस्टर अग्रवाल ने यही कहा है कि हम ये फिजिकल डिस्टेंसिंग को एक आदत बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो ट्रांसमिशन की चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। ठीक है, और डिजीज को कंटेमिनेट करने के जितने भी मेजर्स होंगे वो हम लेंगे। और उन्होंने एक और बात दोहराई कि
हाँ, कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया है जिसमें कि रेमेडेसिविर की यूज करने की बात कही हो। अब ये रेमेडेसिविर क्या है ये हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके प्री में भी आ सकता है, ठीक है, और मेंस में भी आ सकता है, हेल्थ में आ सकता है आपका क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी में आ सकता है ना। तो ये देख लेते हैं, रेमडेसिविर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पहले हम ये न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर हम रेमडेसिविर के बारे में भी देखेंगे कि ये कहानी क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि रेमडेसिविर का कोई ऐसे कंफर्म प्रोटोकॉल नहीं बताया गया कि इससे कोई केसेस ठीक भी हो रहे हैं, है ना, कोई, क्योंकि कंक्लूसिव स्टडी नहीं है जो इसकी इफेक्टिवनेस की बात करे। और हम वेट कर रहे हैं कि ऐसे एविडेंस आए जिनकी वजह से इन दवाइयों को यूज़ किया जा सके, या कोई ऐसी दवाइयाँ, ऐसे रिजल्ट आए कि इन दवाइयों से कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। बहुत हिंदुस्तान में जो मेन यूज हो रहा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम एक डिटेल्ड एडवाइजरी भी इशू कर रहे हैं जिससे हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का यूज करें, इसको प्रोफिलैक्सिस 19 की तरह यूज करें। अब प्रोफिलैक्सिस 19 क्या है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ा समझने वाली है। व्हाट इज दिस प्रोफिलैक्सिस? प्रोफिलैक्सिस का मेडिकल टर्म में मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, या सपोर्ट देना, ठीक है। तो सपोर्ट देना मतलब उसको रोकने के लिए सपोर्ट देना। तो इसको एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम प्रोफिलैक्सिस 19 या कोविड-19 को रोकने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज इन्होंने बोली है, इसके लिए गाइडलाइंस भी इन्होंने जारी करी है। अब रेमडेसिविर के बारे में हम देख लेते हैं कि ये रेमडेसिविर वाली कहानी क्या है। हाँ, तो ये वो दवा है जिसको इबोला वायरस से लड़ने के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है, 2014 में। तो अब जब इबोला वायरस से, चूंकि ये भी एक वायरल डिसीज है, इबोला भी एक वायरस था, तो उससे लड़ने के लिए रेमडेसिविर को बनाया गया था। तो डॉक्टर्स इसकी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये कोविड-19 के पेशेंट पर भी एप्लीकेबल हो रही है, इसकी दवा से कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि चूंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया के लिए है वो यूज की जा रही है, उससे इनको फायदा हो रहा है, तो क्या रेमडेसिविर से भी फायदा हो रहा है, इसके लिए टेस्टिंग की गई, ठीक। हाँ, लेकिन अब बात ये आ रही कि हमको पता है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हमें दो आदतें एक तो डेवलप करनी पड़ेंगी। पहली आदत आती है पर्सनल हाइजीन, ठीक है, और दूसरी आदत है सोशल डिस्टेंसिंग। कोई भी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं है कोविड-19 को ठीक करने के लिए किसी और तरीके से, ठीक। लेकिन जो कि कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है जो कि किसी प्रॉमिसिंग रिजल्ट की बात करता हो, ठीक है। अब इसको क्यों यूज किया जा रहा है रेमडेसिविर को? इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज की वजह से यूज किया जा रहा है। इसको एक यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने 2014 में, जैसा कि मैंने पहले बनाया था, और इस दवा को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स, जो कि 2003 में फैला था, कोविड 1 जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, सार्स 1 जिसको हम बोल सकते हैं, कोरोना वायरस का ही एक प्रकार था, ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में फैला था, उसके लिए यूज किया जा रहा था। लेकिन ये इसके रिजल्ट्स जो थे वो बहुत प्रॉमिसिंग उन बीमारियों पर भी नहीं दिखाई दिए, चूंकि इबोला में इसको यूज किया गया था, डेवलप इबोला के लिए किया गया था, और MERS और SARS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स के लिए भी इसको टेस्ट किया, पर कोई भी ऐसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाई नहीं दिए। चलिए, अब ये बनती कैसे है? RNA से बनती है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, ठीक है। और ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब जाती है, जब मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गई, ठीक है, कोई सेल्स जो हैं ह्यूमन बॉडी की वो वायरस से इन्फेक्ट हो गई और वो रेप्लिकेट करना शुरू कर गई, ठीक। अब ये जो दवा है ये बॉडी के अंदर जाती है, और वो जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं, RDRP जिनको बोलते हैं, उनको चीट करने की कोशिश करती हैं, उसको ये बताने की कोशिश करती हैं कि उसके रेप्लिकेटिंग ऑर्गन की तरह काम करती है और उस बीमारी को फैलने से रोकने लगती है, ठीक है। चलिए, तो ऐसी कोई भी रिसर्च अभी तक देखने को नहीं मिली है जो ये कहे कि ये जो ड्रग है ये स्टॉप कर रही है क्या बोलते हैं, एंजाइम को अपना काम करने से, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी वो नहीं है कि वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा इस ड्रग से, तो ऐसे कोई प्रूफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा
अभी का टॉपिक। ठीक है, अब हम अगली खबर देखते हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये खबर है कि भैया प्लाज्मा थेरेपी इज नो सिल्वर बुलेट, कि ऐसी कोई दवा नहीं, प्लाज्मा थेरेपी कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ों को सही कर दे, है ना। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, जैसे हमने बताया कि रेमडेसिविर से भी थेरेपी करने की कोशिश की जा रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बेकार की बात है। ऐसा पेपर में लिखा है, आर्टिकल लिखने वाले ने कहा है, उन्होंने कहा कि इसका ऐसा यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है ये समझ लेते हैं। इसको कोई सिल्वर बुलेट इन्होंने नहीं कहा। अब हम समझ लेते हैं क्यों। पहले हमको ये समझना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। प्लाज्मा क्या है, पहले हमको ये समझना होगा। हमारी बॉडी में होता है ब्लड, ठीक है। जब हमारी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब ब्लड का होता है तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। पहला पार्ट है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा जो ब्लड का 55% होता है लगभग, ठीक है, ठीक। दूसरा पार्ट है हमारा WBC और प्लेटलेट, ठीक है, WBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। तीसरी जो चीज है हमारी आरबीसीज हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं। आरबीसीज लगभग 45% होती हैं। अब ये प्लाज्मा जो है 55% ये येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का इसका रंग होता है। अच्छा, कई बार लोग क्या करते हैं, सीरम और प्लाज्मा को सेम समझ लेते हैं, पर सीरम और प्लाज्मा में थोड़ा सा अंतर है। सीरम और प्लाज्मा में जो मेन अंतर है वो ये है कि ब्लड का बिना क्लॉटिंग फीचर के होना, सॉरी, प्लाज्मा का बिना क्लॉटिंग फीचर के होना सीरम कहलाता है। फॉर एग्जांपल अभी हम समझ लेते हैं कैसे। देखिए ये ब्लड है, ब्लड के अंदर मैंने बताया 3 चीज़ें, प्लाज्मा 55%, WBCs और प्लेटलेट हमारी लगभग 1% के आसपास होती हैं, ठीक है। और ये आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स 45%, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या है, WBC का काम क्या है, और आपका रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ये तीनों अलग अलग। जैसे प्लाज्मा का काम क्या है कि ये आपका ब्लड में ही फ्लोट होता रहता है, और ये प्रोटीन्स जो है ये कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, ठीक है। WBCs प्लेटलेट के साथ मिलकर काम क्या करती हैं, क्लॉटिंग करती हैं। जब खून बहता है तो पपड़ी जम जाती है शरीर के ऊपर, वो क्लॉटिंग WBCs की वजह से यानी या प्लेटलेट्स की वजह से होती है। ये दोनों चीजें जो होती हैं प्लाज्मा के अंदर ही तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं। यानी कि WBCs और प्लेटलेट्स को प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरम। आरबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसीज का काम होता है कि बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उनको लेकर के ट्रांसपोर्ट करना, जो ऑक्सीजन है उनको और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। चलिए ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आएगा। चलिए हम पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल पढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आर्टिकल में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर बोला है कि सो इज द केस विद द कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी दैट इज बीइंग करेंटली स्टडीड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो अब हमको समझना होगा कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब होता है, मेडिकल टर्म में कॉन्वलसेंट का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, किसी बीमारी से रिकवर करना, ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये कैसे होता है, देखिए जब हमारे अंदर, हमने पहले भी बताया था, जब बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन घुसता है, एंटीजन मतलब कि ऐसी अननोन चीज जिसके बारे में बॉडी को पहले से कुछ पता नहीं है, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो उस बैक्टीरिया या फिर उस वायरस से लड़ सके, यानी कि उस एंटीजन से लड़ सके, ठीक है। फिर वो उस
एंटीजन से फाइट करती है और हम बीमारी से रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, अब ये जो एंटीबॉडी बनी थी हमारी बॉडी के अंदर जब प्लाज्मा थेरेपी कह रहा हूँ, जब एंटीजन घुसा था और एंटीबॉडी बनी थी, ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में फ्यूचर पीरियड के लिए रह जाएगी, और जब भी दोबारा से उस एंटीजन का अटैक होगा वो उसको पहचान लेगी और भी ज़्यादा शार्पली रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, जिससे कि हम उस बीमारी से ठीक हो सकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पहली बार जब एंटीजन जाता है तब नहीं, जब एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाती है तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और वो कहाँ पर होती है? वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही एंटीबॉडी होती है। चलिए, इसी तरीके से वैक्सीन्स यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि वैक्सीन में हमारा जो वीक वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में उस वायरस को पहचान के एंटीबॉडी एक्टिवेट होती हैं और जब दोबारा बीमारी होती है तो उससे लड़ती हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं हूं और एक 65 साल का व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो अब चूंकि मेरी उम्र 20-22 साल है, तो कंपैरेटिवली मान लीजिए मुझे सेम बीमारी होती है और उस व्यक्ति को बीमारी होती है, तो मेरे अंदर फैटेलिटी चांसेस कम रहेंगे, यानी मेरे जान जाने के चांसेस कम रहेंगे और उस 65 वर्ष के व्यक्ति के जान जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ देर से बनेंगी, मेरी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जल्दी बनेंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है कि मान लीजिए अब मैं बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो गया हूं, तब मेरी बॉडी से ब्लड निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं, मेरी बॉडी से फिर उसके बाद में ब्लड निकाला जाएगा और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाएगा, उससे एंटीबॉडीज निकाले जाएंगे और वो दूसरे की बॉडी में चलाए जाएंगे। अब ये एंटीबॉडीज की कहानी क्या है? व्हाट आर दे? ये एंटीबॉडीज क्या है? ये क्या कहानी है? ये एंटीबॉडी कुछ नहीं होते हैं भैया, ये एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन होते हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोला जाता है और ये वाई शेप्ड होते हैं। इनका शेप ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे वाई शेप प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जब भी आप एंटीबॉडी लिखिएगा तो उसको ऐसे शेप बनाइएगा तो आपको नंबर थोड़ा मिलने के चांसेस ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक, अगर ये देखता है कि ये जो एंटीजन है ये नॉन एंटीजन है, मतलब ये बीमारी मुझे पहले हो चुकी है, तो ये इजीली उनके साथ अटैच हो जाता है और दूसरी सेल्स को सिग्नल भेजने लगता है और वो सेल्स वायरस पर अटैक करने शुरू कर देती हैं और हमारा इस तरीके से जो बॉडी का, जो किसी भी नेचुरल स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी का इम्यून सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, उसका एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसा ही होता है। ठीक है, रिकवरी के बाद ये एंटीबॉडीज बहुत तेजी से काम करती हैं। अब प्रोसेस क्या है? ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा? जो रिकवर्ड पेशेंट होगा वो ब्लड डोनेट करेगा। सबसे पहले उसने ब्लड दिया। ठीक है, ब्लड देने के बाद इसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा निकाल लिया गया इसके ब्लड से। जिस मेथड के थ्रू प्लाज्मा को निकाला जाएगा उस मेथड को क्या नाम दिया जाएगा? इस मेथड को बोलेंगे प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस। ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस से इसकी बॉडी से प्लाज्मा ब्लड से अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे इन्फेक्शन के लिए चेक किया जाएगा। फिर इसकी चेकिंग होगी इस ब्लड की कि इसको कहीं कोई और दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे कि आपका हो गया HIV वगैरह। फिर देखा जाएगा कि क्या इसकी बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं, इस ब्लड में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है, यानी कि उतना जितना कि रिकवरी के लिए चाहिए। ठीक है, फिर इसको इन्फ्यूज कर दिया जाएगा दूसरे पेशेंट के अंदर।
फिर इसको इन्फ्यूज कर दिया जाएगा वो व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। बात समझ में आ गई? मतलब कि पहले ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड से प्लाज्मा अलग किया जाएगा प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा, फिर उसको चेक किया जाएगा कि क्या इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर देखा जाएगा क्या सफिशिएंट मात्रा में इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं, फिर इसको बीमार व्यक्ति के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरीके से प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। जैसे कि हॉर्स सीरम जो होता है, हॉर्स सीरम, मैंने सीरम आपको बता दिया है क्या, तो हॉर्स की बॉडी से जो सीरम निकाला जाता है उसको यूज किया जाता है डिप्थीरिया, टिटनेस और स्कारलेट फीवर की वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि हॉर्स वैक्सीन से डिप्टीरिया, टिटनेस और स्कारलेट फीवर की वैक्सीन तो, और सीरम से ये सारी वैक्सीन तो बना दी जाती, लेकिन और चीज़ों की वैक्सीन नहीं बन पाती, क्योंकि हर तरीके की जो एंटीबॉडी है वो हर तरीके के वायरस को मारने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो काम में आए। इसीलिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये इतना यूजफुल होगी कि नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसको ऑलरेडी टेस्ट किया जा सकता है 10 क्रिटिकली इल्ड पेशेंट के ऊपर। ठीक है, कहां पर? चाइना के शेंझन में। कब? जब वहां पर हुआ था, तो चाइनीज का ऐसा कहना है कि हमारे यहाँ प्लाज्मा थेरेपी ने बहुत भैया बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि हमने 10 पेशेंट के ऊपर इसको फरवरी में टेस्ट किया था, जिसमें से 7 रिकवर कर गए थे। 10 पर इन्होंने टेस्ट किया था, जिसमें से इन्होंने कहा कि 7 जो हैं रिकवर कर गए। कहाँ? शेंझन में, चाइना के में शेंझन प्रांत है। ठीक है, वहां पर इन्होंने बोला हमने टेस्टिंग करी थी। ठीक, तो बाकी जगह में जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में भी ट्रायल्स इसके शुरू हो गए हैं और वहां पर भी टेस्टिंग इसकी जारी रखी गई है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये, क्या ये कोविड-19 के लिए इलाज है? अरे नहीं भैया, दिस इज नॉट क्योर फॉर कोविड-19। ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं कि कोविड-19 के लिए ये क्योर बन के आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं है। किसी भी क्योर की तरीके से काम नहीं करेगा। ये एक तरीके से एक स्टॉप गैप मेजर की तरीके से काम करेगा। स्टॉप गैप मेजर मतलब कि बीमारी को जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए काम करेगा। ठीक है, स्टॉप गैप मेजर की तरीके से काम किया जाएगा जब तक एक बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है, अंटिल अ बेटर ट्रीटमेंट। बात समझ में आ गई? जब तक एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन हमको नहीं मिल जाता है तब तक के लिए इसको काम किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक और बात है, ये इसके साथ कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या है? ये उन्हीं लोगों पर यूज किया जा सकता है जो कि अभी क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकली इल नहीं है, उन पर यूज किया जा सकता है। ठीक, और इसके यूज से फायदे क्या है कि भैया जो वल्नरेबल रिसोर्सेज, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा बेड हो गया हॉस्पिटल के अंदर, हेल्थ रिसोर्सेज जो हैं, बेड्स हो गया, ठीक है, वेंटिलेटर हो गया, उनको बचाएगा। ठीक है, उनको बचाएगा उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकली इल्ड हैं। क्रिटिकली इल्ड यानी कि जो कैंसर पेशेंट हैं या दूसरे पेशेंट हैं जिनको बेड की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए ये काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये दिया जाएगा तो शायद उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट की तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन समस्या ये भी है इसके साथ कि जो विंडो है इसकी बहुत स्मॉल है। जैसे कि मान लीजिए आज मैं इन्फेक्ट होता हूँ, तो मान लीजिए मैं कोविड-19 से आज इन्फेक्ट होता हूँ, तो इसका इन्फ्यूजन मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी के एंटीबॉडीज के एक्टिवेट होने से पहले कर देना है। मतलब कि आज मैं इन्फेक्ट होता हूं तो मेरे इन्फेक्शन के बाद मेरी बॉडी का भी इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट होगा ना, तो उससे पहले ही मुझे किसी स्वस्थ व्यक्ति के एंटीबॉडीज को इन्फ्यूज करना होगा, प्लाज्मा को इन्फ्यूज करना होगा, अदरवाइज कहानी खत्म। तो ये टॉपिक हमारा एक और कवर हो गया। अब हम इसका जो मोटा मोटा आर्टिकल है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च थ्रो ओपन लेवल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल टू इवैल्यूएट इट फॉर बोथ सेफ्टी एंड एफिकेसी। ठीक है, ऑलरेडी 4 पेशेंट के ऊपर इन्होंने इसकी टेस्टिंग करी है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR ने उसकी, और इसकी स्टडी लगभग 20 हॉस्पिटल्स में रोल आउट कर दी गई है। इस हफ्ते के अंत तक हो जाएगी। ठीक है, थेरेपी इन्वॉल्व्स इन्फ्यूजिंग पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, मैं बता चुका हूँ कि प्लाज्मा इन्फ्यूज किया जाएगा पेशेंट के अंदर, रिकवर्ड पेशेंट से। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को, ये उसके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगी फाइट करने के लिए। पूरी कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है मेडिकल एथिक्स में, वो ये कहा जाता है डू नॉट हार्म, नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। जो कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ये बिना रिस्क के नहीं है भैया, है ना। अब इसके रिस्क क्या है?
माइल्ड रिएक्शन से ले करके बहुत तेज फीवर हो सकता है, इचिंग हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी थेरेपी को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जबकि उसका एक रोबस्ट साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट ना कर लिया जाए। ठीक है, कि ये देखा जाएगा कि फायदा करे ना करे पर नुकसान ना करे, है ना, नुकसान कम हो फायदे से ज़्यादा, ये ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि इसमें एक और चीज़ इन्होंने बोली कि अभी क्या था कि बहुत कम लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है और एक साथ में कोई साइमल्टेनियस टेस्ट नहीं हुआ है। मतलब कि अगर हम 10 पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं तो हमको साथ में 10 पेशेंट ऐसे भी रखने चाहिए जिनको हम ये थेरेपी नहीं दे रहे हैं, तभी तो हमको पता चलेगा ना भाई कि किस इन पेशेंट की जो रिकवरी हुई है ये प्लाज्मा थेरेपी की वजह से हुई है, जो उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी वजह से हुई है। तो ये कोई चीज़ नहीं करी गई है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया गिवन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट इन इन्वॉल्विंग इन दीज स्टडीज एंड पब्लिकेशन बायस इन मेडिसिन वी कैन नॉट कंक्लूड द थेरेपी विल वर्क ऑन ऑल पेशेंट ऑल द टाइम और इवन बिलीव दैट द कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा वॉज द ओनली रीजन फॉर देयर इंप्रूवमेंट। है ना, बायस भी हो रहे हैं काफ़ी देश जिन्होंने इस थेरेपी का यूज़ किया है, इनके यूज़ से बाकी दवाइयाँ ठीक की हैं, बीमारियाँ ठीक की हैं, वो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा बायस होते जा रहे हैं कि नहीं भैया ये प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करने पर वो जोर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर इन्होंने बोला वही चीज जो मैं बता रहा था कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करने की बात इन्होंने करी। ये देखिए कहाँ गया, इन्होंने कहा कि मेडिकल की फील्ड में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बहुत ज़रूरी है जहां पर आधे पेशेंट को एक्सपेरिमेंटल ड्रग देनी है और दूसरों को नहीं देनी है। अगर पहले आधे पेशेंट के अंदर ही इंप्रूवमेंट दिखाई देता है दूसरे पेशेंट से, तभी ये माना जा सकता है कि ड्रग बेनिफिशियल है। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलिए, आ ही रही होगी। चलिए, बहुत इंटेंसिव रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, जो हेल्दी कोविड-19 सर्वाइवर हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्स इंटेंसिव रिसोर्सेज हेल्दी कोविड-19 सर्वाइवर डू नॉट डोनेट a blood bank with proper machinery and trained personnel to remove plasma equipment to store it। मतलब कि भैया आपको प्लाज्मा थेरेपी देनी है तो उसके लिए आपके पास स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, हेल्दी कोविड-19 सर्वाइवर होने चाहिए। ये नहीं कि भैया हम कोविड-19 से ठीक तो हो गए लेकिन हमारी जो शरीर है वो सिंक जैसा है ना, बहुत पतले दुबले से, हम खुद ही कमजोर हैं तो हम दूसरों को क्या ठीक करेंगे। ठीक है, प्लस जो स्टाफ है इस थेरेपी में इन्वॉल्व वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, प्रॉपरली इक्विप्ड होना चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए जिससे कि ये पता चले कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा अगर हम इसी चीज़ पर फोकस कर देंगे तो जो दूसरे इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक मॉडलिटीज़ हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी हो गई। ठीक है, एंटीवायरल्स हो गए। एंटीवायरल्स मतलब वायरस के लिए दवा डेवलप करना, जैसे कि इबोला के लिए मैंने अभी आपको रेमडेसिविर का नाम बताया था। एंटीबायोटिक्स में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, जो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल कोर्सेज होते हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, किसी भी पेंडेमिक को कॉम्प्रहेंसिवली ओवरकम करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो हमारे हेल्थ सिस्टम को हर लेवल पर जो है तैयार रखना है। अब आज के बाद जब हम कोविड-19 से निकलेंगे तो हमको ध्यान होना चाहिए कि हम ऐसा हेल्थ सिस्टम बना दें जो अभेद्य हो। अभेद्य तो खैर कुछ भी नहीं है, इटली का दूसरा सबसे बेस्ट हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, अमेरिका का पहला है, आपने देखा ही उसका हाल क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन बेहतरीन जरूर होना चाहिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा है, जिसमें से हमारा रेफरल सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, सप्लाई चेन हमारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, लॉजिस्टिक बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारे हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उनके लिए प्रॉपर मात्रा में क्या बोलते हैं टेस्टिंग किट्स हों, उनको सेफ्टी किट्स हों उनके लिए, है ना। अभी हमने देखा कि जहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर जा रहे हैं उन पर अटैक भी हो रहे हैं, तो ये भी इसी चीज़ में आएगा। प्रिवेंशन मेथड्स को हमको और इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, कफ एटिकेट्स को प्रमोट करना होगा। ये नहीं कि कहीं भी हमने कहीं से भी छींक दिया, है ना, हाथ लगा के प्रॉपर रुमाल लगा के छींकें हम पब्लिक प्लेसेस पर, खांसें, है ना। इफेक्टिव क्वारंटाइनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने 15 दिन के लिए किसी को होम क्वारंटाइन किया है तो वो 5 दिन बाद ही निकल के अगल बगल मिल रहा है। ये चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक्यूरेट टेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, अब
ये ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर सर्टेनिटी नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी मर रहा है, क्या होगा हमको आगे नहीं पता, वैक्सीन होने में कितना टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम है, उतने बीच में जो लॉस है, कैजुअलिटी है, वो कितनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम साइंटिफिक टेम्पर भी अपना लूज नहीं कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 51A भी हमसे कहता है। ठीक है, होपफुल रहना अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी समझ में आना चाहिए, हम ठीक है प्लाज्मा थेरेपी है, अच्छे हैं कि हमको इससे होप्स मिल रही है, लेकिन हमको ये भी नहीं समझ में ये भी समझ आना चाहिए कि कोई सिल्वर बुलेट नहीं होते मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, जो कि कुछ दवाइयाँ खा ली हो गया बस, या कुछ थेरेपी डेवलप कर गई, नहीं भैया, यहाँ पर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, साइंस हमेशा रीजन ड्रिवन होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, एविडेंट बेस्ड होनी चाहिए, है ना, जिसमें होप एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। भाई कैटलिस्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है, कि दवाइयाँ हैं, प्रॉपर टेस्टिंग करी है हमने, हमारा स्टाफ बढ़िया है, हमारी रिसर्च बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन तगड़े हैं, फिर तो हम होप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ होप 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 पॉपुलिज्म के नाम पर, ठीक है, किसी डर से नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, किसी थेरेपी को जबरदस्ती एक दूसरे पर थोपना बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ इसलिए कि किसी देश ने कभी उस थेरेपी से किसी बीमारी को ठीक किया था, ये थोड़ा सा गलत बात है। ठीक है, ये सिर्फ कुछ सेटबैक, मेजर सेटबैक देगा, जो कोविड-19 के खिलाफ बहुत बड़ी फाइट है। तो यहाँ पर आज इतनी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, क्योंकि अब खबरें तो आ नहीं रही हैं ज़्यादा इस समय, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था। देखते रहिए शिक्षा सूत्र, कल भी आऊँगा द हिंदू का एनालिसिस लेकर के, तैयारी एकदम जारी रखिए। वो जो कोविड-19 के लिए वजह से लॉकडाउन चल रहा है उसका पूरा सा यूज़ करिए। नमस्कार, जय हिंद।